हेलो डियर एस्पिरेंट, एक नया सेशन आप सबके लिए पीवाईक्यू सेशन में। और यहाँ पे हम क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग सीख रहे हैं, जिससे हम यूपीएससी में 10 से 15 यानी कि 15 से ऊपर ही क्वेश्चन आप करके आएंगे उस थिंकिंग और उस अप्रोच को लगा के। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये एकलव्य बैच आप सभी के लिए 2025 वाले स्टूडेंट के लिए, अगर आपका प्रीलिम्स और मेंस कमजोर है ना, तो ये बैच आपके लिए आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है। बहुत जबरदस्त सेशन होंगे। 10 जुलाई से शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा पूरा मेंस और एक एक सब्जेक्ट का यूनिट वाइज, है ना। बहुत बेहतर कोर्स है, इसको जरूर इनरोल कीजिए अगर मेंस कमजोर है तो। चलिए आगे बात करते हैं और अब समझते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। 2023 का हमने कर लिया था, 2022 भी कर लिया था, 21 भी कर लिया। आज 2020 के पीवाईक्यू हम देखेंगे और ये देखेंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चंस में कैसे टेक्निक लग सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सवाल ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है? विद द रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हो सकता है कुछ बच्चों को कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में उतनी अच्छी जानकारी ना हो, लेकिन 2023 का मैंने क्वेश्चन दिखाया, 2022 का क्वेश्चन दिखाया, 2021 का क्वेश्चन दिखाया और मैंने बोला जब कहीं कैन आए तो थोड़ा सा सतर्क होना है। ठीक है, बस यही इतनी बात ध्यान रखनी है। और कैन के क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो सही होते हैं। अब देखिए क्या लिखा है। दे कैन, गोला बना दीजिए। दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी। इनका प्रयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, दे कैन बी, फिर आ गया कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अब यहाँ पे इनमें मानव शरीर के किसी घायल हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त कोशिका बनाया जा सकता है। ठीक है, नैनो ट्यूब है तो बिल्कुल हो सकता है। आगे, दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर, फिर आ गया कैन। अब देखिए 2023 में सेम क्वेश्चन मैंने दिखाया था कैन कैन वाला, और 22 में भी दिखाया था, 21 में भी दिखाया था, 20 में भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, कोई ये कह नहीं सकता है कि सर एक ही बार हर साल दर साल क्यों, है ना, क्यों डरते हो भाई? बस क्वेश्चन करके आइए। आगे, इसका उपयोग बायोकेमिकल सेंसर के लिए किया जा सकता है। आगे, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये आराम से नष्ट हो जाते हैं। अब ये चार ऑप्शन, पहला क्या है, 1 एंड 2 सही। अब मुझे पता है 3 में है मामला कैन बी का, तो कैन हो सकता है आंसर हमारा। तो 1 2 3, कहीं पे 1 2 3 है? कहीं नहीं दिख रहा है, बस सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन डी कट कर दूंगा। अगर मुझे कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में कुछ नहीं पता तब की बात कर रहा हूँ, अगर पता है तो थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से सवाल, नहीं पता है तो इतना रिस्क तो लेके आना एग्जाम में और क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? पहले का डी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज हैं यानी कि गतिविधियां, गतिविधियों पे विचार करें। फसल वाले खेत में कीटनाशकों का छिड़काव करना, स्पैरिंग स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द कार्टर्स ऑफ द एक्टिविटी वोल्केनोस, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर का निरीक्षण करना। आगे, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, डीएनए विश्लेषण के लिए स्पाउटिंग वेल्स के सांस के नमूने एकत्र करना। प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर ड्रोन, ठीक है, किसकी बात हो रही है? ड्रोन उपयोग करके उपरोक्त कौन सी गतिविधि सफलतापूर्वक की जा सकती है? मतलब अगर हम ड्रोन को यूज करें तो इनमें से क्या हो सकता है ड्रोन के बारे में ना पढ़ा हो, तुम कहोगे यार ड्रोन का यूज कहाँ क्या होगा। थोड़ा सा सोचो कैसे सोचते हैं। ड्रोन है, ऊपर उड़ता है, उड़ेगा तो क्या कर सकता है? कीटनाशक छिड़काव कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल हाँ सर, ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल कर सकता है। दूसरा, सक्रिय ज्वालामुखी। अब मान लेते कोई ज्वालामुखी है तो ऊपर से तो देखना है कौन सा ज्वालामुखी उसको जला देगी, तो उसके क्रेटर में जाके उसका निरीक्षण कर सकता है, मतलब इंस्पेक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है वोल्केनो उसका। और तीसरा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या लिखा है? डीएनए क्या करना है? कलेक्ट करना है ब्रीथ सैंपल। ब्रीथ सैंपल, ब्रीथ मतलब जब वेल, कभी समुद्र में वेल को देखा होगा कोई फोटो, जब वो सांस लेती है तो बहुत बड़े फवारे टाइप का उठता है, तो वो ब्रीथ है। और जब किसी की सांसों से, उसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी सांस में बहुत सारे डीएनए के सैंपल छोड़ देते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं? सेंसर की मदद से कैप्चर कर सकते हैं। तो वो कौन करेगा? ड्रोन उड़ के ही तो करेगा।
है ना, कोई बैठ के जाके वो थोड़ी ना करेगा, इतनी बड़ी व्हेल के पास कोई बैठ भी नहीं सकता। तो क्या ड्रोन से किया जा सकता है? लॉजिकल थिंकिंग सोचिए। हाँ सर, क्यों नहीं किया जा सकता है? तो 1 एंड 2 3 ऑल करेक्ट। तो ध्यान रखना, ऐसे कितने सिंपल क्वेश्चन हैं, 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो डरना मत करने से, करके आना। नहीं पता होगा तब भी जो टेक्निक सिखा रहा हूँ इस तरह बात करना, अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए क्या लिखा है, जेनेटिक चेंजेस कैन बी, फिर आ गया ना, कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। यानी कि भावी माता पिता के अंडे या शुक्राणु पैदा करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा है, अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर द बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेट। यानी कि किसी व्यक्ति को जीनोम को जन्म देने से पहले प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा, द ह्यूमन इंट्रोड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रो ऑफ पिग। यानी कि मानव प्रेरित जो प्लूरिटेंट होते हैं वो स्टेम कोशिकाओं को सुअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है। जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। तो आप बताइए आंसर क्या होगा? नहीं पता, हमें इतना बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़े हैं भाई कि इन सब चीज़ों का एग्जैक्ट उत्तर दे दें। लेकिन फिर भी एग्जाम में इस क्वेश्चन सही करना है। यूपीएससी आपको जानना चाहती है कि आप क्या जो हम सिखाना चाहते हैं, जो लॉजिकल थिंकिंग लगाना चाहते हैं, वो कर सकते हो नहीं। क्योंकि हर जगह लिखा है जेनेटिक्स चेंज किया जा सकता है ना, जो पर्सन का जीनोम है उसको एडिट किया जा सकता है बिफोर बर्थ। ठीक है, और अगला है कि आजकल देखते होंगे कि जो आपका डीएनए है उस डीएनए से क्या किया जा रहा है, डॉली नाम की जो सुअर है उससे किया जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी तो वही बात है, सुअर के भ्रूण में आपका इंजेक्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसे ऑप्शन का आंसर हमेशा 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा। कैन बी, कैन बी, कैन बी, मैंने ये तीनों बनाया और यहाँ पे आंसर हमारा हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको चीजें लॉजिकली थिंकिंग है। अगला, तो 3 का आंसर हमारा क्या है, 3 का डी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्या लिखा है, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन नियर फ्यूचर, which of the following action and policies must be likely to some immunity to India। यानी कि अगर निकट भविष्य में कोई वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही या नीतियां भारत के कुछ प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायक होंगी। अब देखो, मान लो अभी क्राइसिस आने वाला है इकोनॉमी का। क्राइसिस का मतलब होता है सब कुछ डाउन हो जाएगा, डिमांड सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, नौकरियां जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। हमें अल्पकालिक जो विदेशी उधार है उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सही बात है, क्यों? क्योंकि अल्पकाल का अगर हम उधार लेंगे तो क्या होगा, सोचो ना जरा। अगर हम किसी से कहा भैया कल हम पैसा दे दे, यही सोचे ना, कल हम पैसा दे देंगे, आपने ये सोचा, तो इससे क्या होगा, आप आज पैसा आ तो गया लेकिन कल फिर देना है और ऑलरेडी क्राइसिस है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो क्या करोगे, नहीं दे पाओगे, प्रॉब्लम और कठिन हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म पे तो नहीं, अल्पकाल पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बात एकदम सही है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, अधिक विदेशी बैंकों को खोला जाए। विदेशी, यूपीएससी ना आपको देसी विदेशी करके फंसा देती है, थोड़ा सोचो। अच्छा ये बताओ, अब आपसे कहा जाए कि विदेशी बैंक ओपन करो, अच्छा ये विदेशी बैंक क्या करेंगे, यहाँ जब आएंगे तो आपका पैसा जमा करेंगे ना, और क्या करेंगे, बाहर से थोड़ी पैसा लेकर आएंगे, वो तो आएंगे क्योंकि पैसा डिपॉजिट होता है, वही पैसा लोन में बांटते हैं, और वो और प्रॉफिट कमा के लेके जाएगा वापस, और बाहर के एम्प्लॉय भी आएंगे। तब तो इसका मतलब ये हो गया सर कि अपने पैसे से ही अपना ही घाटा है। तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन तो मुझे सही नहीं लग रहा कि विदेशी बैंक खोलोगे तो फायदा होगा। बल्कि देशी बैंकों की बात होती तो एक बार सोच में आते, लेकिन विदेशी को तो बात हटा दो, बिल्कुल हटा दो। ठीक है, अगला, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीय बना रखना, यानी कि मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंटेबिलिटी। अगर आपने कैपिटल अकाउंट पढ़ा हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो पूंजीवादी मामला है उस पर फुल कर दो, मतलब कोई भी आए कितना भी पैसा लगाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, रेलवे में है हमारा, वहां पे बहुत सारा पैसा लगाया जाए, कोई प्राइवेट कंपनी आके लगाए, क्राइसिस और आ सकता है, क्यों? क्योंकि हाई हो जाएंगे चार्जेस। या एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी में कोई विदेशी आके पैसा लगा रहा है तो क्या होगा, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। तो ध्यान रखना, अगर हम फुल कैपिटल कर देंगे
तब तो और क्राइसिस आने की संभावना हो सकती है, हमारे लिए प्रॉब्लम और खड़ी हो सकती है कि हमारे पास जो बचे हुए सेक्टर हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए, उस पे पैसा कोई और लगाएगा तो मालिकाना हक तो उसका हो जाएगा, तो प्रॉब्लम और आएगी। तो ये भी चीज़ तो हमारे लिए सही नहीं है। ऐसे ही आपको ना लॉजिकल थिंकिंग सोचना, आपको सोचना कि यार अपने घर के बारे में, इकोनॉमी जब भी करिए ना तो अपने आप को अपने घर में कैद कर लीजिए। जैसे आपके घर में निकट भविष्य में प्रॉब्लम्स आने वाली है तो क्या सोचोगे कि भाई अल्पकालिक उधार नहीं लेना, सही बात है, ठीक है, ये तो सही हो गया। विदेशियों को बुला के उनको नहीं रखना है, क्या होगा, नुकसान होगा, ध्यान रखना। और तीसरा, हमें किसी को भी इतनी एंट्री नहीं देनी है कि वो आके हमारे यहाँ कैपिटलिज्म करे, क्योंकि घर में अगर दूसरा आके पैसा लगाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, ध्यान रखना। लेकिन रेवेन्यू नेचर का होता, कंपनी आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, एफडीआई आ रही है तो बिल्कुल आए, लेकिन फुल नहीं आना चाहिए, पूर्ण रूप से नहीं आना चाहिए। एफडीआई क्या है, वो भी पूंजी है, मतलब कैपिटल है, लेकिन कैसी आनी चाहिए, कंप्लीटली 100% नहीं आना चाहिए। हम सब में 100% नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट का रोक होना चाहिए, इतनी बात ध्यान रखना। तो सिर्फ क्या सही है, ओनली वन सही है। तो ऐसे ही आपको थिंकिंग करना है, तब जाके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सही कर पाओगे, क्योंकि यहाँ लॉजिकल थिंकिंग मानता है यूपीएससी। आगे तो 4 का हमारा आंसर ए है। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, यदि आपके बैंक के डिमांड डिपॉजिट खाते में 1 लाख नगद निकालते हैं और अर्थव्यवस्था में कुल धन की आपूर्ति का तत्काल प्रभाव क्या होगा। मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, आपने कैश निकाल लिया, और कहाँ से निकाले हो, ध्यान रखना, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से निकाल रहे हो तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा। अच्छा खुद सोचो, तुम्हारे पापा के पास जेब में पैसे हैं, वो बैंक है मान लेते हैं, क्यों, मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स को अपना घर मानो और वहां से शुरू करो। अब आपके पापा के पास जेब में पैसे थे, आपने 1,000 रुपए निकाला, अब तुम लेकर गए और तुमने कहा यार खर्चा वर्चा करके तुम चले आए, इसका ये बताओ तुम्हारा नुकसान हुआ कि तुम्हारे घर का नुकसान हुआ या क्या हुआ। कहोगे यार कुछ भी हो, पैसा तो मेरे घर का ही गया, मेरी अर्थव्यवस्था का ही नुकसान हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुद्रा पूर्ति में 1,000 की कमी आ गई क्या, ध्यान से सुनो मेरी बात। आगे मुद्रा समग्र में 1,000 की वृद्धि हो गई, पापा से आपने 1,000 रुपए अपने पास लेके रख लिए, ध्यान से सुनो, निकालने की बात हुई है, खर्चा करने की बात नहीं। तो हमने क्या किया, पापा की जेब से 1,000 रुपए निकाल के अपने पास रख लिया आप, इसका क्या मतलब हुआ, क्या उनके पास पैसे कमी हो गई, घर में पैसे, घर की बात सोचिए, क्योंकि समग्र अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, कुल धन की आपूर्ति की बात कर रहा है अर्थव्यवस्था में, तो क्या तुम्हारे घर में पैसे कमी हो गई क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो पैसा अब तुम्हारे पास है, तो घर में ही है वो पैसा। आगे क्या वृद्धि हो गई, नहीं भाई, अभी भी 1,000 ही रुपए है मेरे पास, चाहे पापा के पास होते या मेरे पास होते, बात वही है, ठीक है। या उसमें अधिक वृद्धि हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, यानी कि कोई रिड्यूस नहीं होगा, कोई इंक्रीज नहीं होगा, और उससे ज्यादा कैसे बढ़ जाएगा, ब्याज पे थोड़ी दियो, रखे हो अपने पास, तो क्या होगा, अनचेंज होगा, मतलब कोई चेंजेस होगा ही नहीं, सिंपल सी बात सोचनी है भाई, ठीक है। पापा की जेब से निकाल के हमने रख लिया, इसका मतलब ये है चाहे पापा के पास पैसे हो चाहे मेरे पास पैसे हो, मैंने तो उसको खर्च नहीं किया ना, सिर्फ हमने निकाला है नगद। और जब पैसे हमने नगद निकाले हैं तो इसका मतलब यही हुआ पूरी अर्थव्यवस्था में अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पैसा अगर खर्चा भी होगा अर्थव्यवस्था में जाके तो पूरी अर्थव्यवस्था में वही पैसा तो घूम रहा है, सिंपल सी बात है, यही सोचने वाली बात थी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही लॉजिकल थिंकिंग से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं और भी सेशंस लेके आऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और जबरदस्त शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे ना तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे लगता है कि यार और करना चाहिए आप सबके लिए, ठीक है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, मैंने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है, फ्री मेंटोर करके, फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम, फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम। आप क्या कर सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके, आई बटन पे क्लिक करके इस प्रोग्राम को जाके देख सकते हैं, 2025 के लिए है, जबरदस्त चीजें मैंने उस सेशन में बताई हैं, उसको देखिए और डिटेल में जानिए कैसे क्या हो सकता है, ठीक है, उसको देखो जाके, ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।